अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जो है ये इसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो इडियम्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये 10 इडियम जो हैं ये एग्जांपल्स के साथ हैं और आपको समझ भी आ जाने चाहिए क्योंकि मैंने एग्जांपल के साथ ही समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इडियम है बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। ऑन द बोथ एंड्स भी हो सकता है, एट द बोथ एंड्स भी है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, देख सकते हैं आप कि जो मोमबत्ती है वो दोनों साइड से जल रही है। इसका मतलब क्या बनता है, इफ़ यू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स यू ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स इन टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू हैव टू स्टे अप वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट देम डन। इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको रात को लेट सोना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तब जाके आप वो काम मुकम्मल करते हैं। तो यू आर बर्निंग द कैंडल एट द बोथ एंड्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप जो कैंडल है उसको दोनों एंड से जो है वो जला रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक और है, ड्यूरिंग द मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑल द स्टूडेंट्स बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। हमारा इडियम नंबर 2 ये है, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। और ये देखें, इस साइड पे ग्रास जो है वो सूखा हुआ है और इस साइड पे जो है वो ग्रीन है। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, दिस मीन्स दैट पीपल थिंक they would be happier if their lives were different or something that you say that means that other people always seem to be in a better situation than you although they may not be। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा खुश हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। इसकी एग्जांपल है, आई सम टाइम थिंक I'd be happier teaching in Spain, oh well the grass is always greener on the other side of the fence, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सबसे अच्छी है, तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है। ये भी एक उर्दू का मुहावरा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ए सिटिंग डक। ओके, ए सिटिंग डक, ये देखें सिटिंग डक है, ये एक बैठी हुई बतख है, कोई काम नहीं कर रही, बैठी है बस। इसका मीनिंग है समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी इजी फॉर एन एनिमी टू शूट और और अटैक, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि बड़ी आसान है दुश्मन के लिए, वो सिटिंग डक है। दुश्मन उसको इजीली टारगेट कर सकता है, उस पर इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है, उसको सिटिंग डक कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, विद देयर बुलेट्स ऑल गॉन द सोल्जर्स वर सिटिंग डक फॉर एनिमी। जब आर्मी के पास मतलब गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं तो उनका बैठना वहाँ पे ऐसे ही जैसे सिटिंग डक है, क्योंकि वो इजी टारगेट है, वो सामने से अटैक नहीं कर सकते, काउंटर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वो सिटिंग डक है। इडियम नंबर 4, ए काउच पोटैटो, ठीक है। एक काउच पोटैटो, ये देखिए उसने सोफ़े के ऊपर पोटैटो को रख के एग्जांपल हमें दी है कि ये काउच पोटैटो की एग्जांपल है। इसका मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु वॉचेस ए लॉट ऑफ टेलीविजन एंड डज नॉट हैव ए एक्टिव लाइफ, एन एक्टिव लाइफ। जो बंदा बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता है और उसकी कोई एक्टिव लाइफ नहीं है, वो एक सीडेंट्री लाइफ गुजार रहा है, मतलब बिल्कुल मोशनलेस लाइफ है उसकी, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक काउच पोटैटो है। इसकी एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द टीनेजर नाउ अडेज़ हैव बिकम काउच पोटैटोज। आजकल जो मोस्टली टीनेजर्स हैं जो कि एंड्रॉयड और इंटरनेट गेमिंग्स के दौर में हैं, तो वो काउच पोटैटोज बन चुके हैं, ठीक है। इडियम नंबर 5, एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम, इसका मीनिंग है, इफ़ यू से देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम यू मीन दैट देयर इज़ एन ऑब्वियस प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट। अगर आप ये कहें कि देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है, जिसके बारे में लोग जानबूझकर बात नहीं करना चाह रहे। कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जिस पे लोग बात करना नहीं चाह रहे बल्कि बात करने से कतरा रहे हैं। इसकी एग्जांपल बनेगी, इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन दी वर्ल्ड इज़ दी वेस्टर्न पॉलिटिशियंस एलिफेंट इन द रूम। दुनिया में बढ़ती हुई गुर्बत जो है, ये वेस्टर्न जो मगरबी सियासतदान हैं उनके लिए एलिफेंट इन द रूम है, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस इडियम की ये एग्जांपल है। नेक्स्ट है ए वाइट एलिफेंट। ओके, ए वाइट एलिफेंट से मुझे याद आया कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट कहते हैं, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसका मीनिंग है, ए पोजेशन दैट इज़ यूजलेस और ट्रबलसम, स्पेशली वन दैट इज़ एक्सपेंसिव टू मेंटेन और डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। कोई ऐसी चीज़ जो आपने रखी हुई है लेकिन वो आपके लिए यूज़लेस है, ट्रबलसम है, ठीक है। आपने उस पर पैसे भी काफ़ी लगा दिए, मेहनत भी काफ़ी कर ली उस पर, लेकिन वो यूज़लेस है, वो आपको पे ऑफ नहीं कर रही है, तो वो वाइट एलिफेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें जो है वो वाइट एलिफेंट बन चुकी हैं, जैसे कि PIA है, वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी कोई मतलब
हर वक्त जब हम सुन रहे होते हैं तो वो खसारे में जा रही होती है। इसका मतलब है PIA जो है वो पाकिस्तान के लिए एक वाइट एलिफेंट है। एग्जाम्पल है मैनी गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन पाकिस्तान हैव बिकम वाइट एलिफेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं काफ़ी सारी मैंने एक मेंशन की है, वो पाकिस्तान के लिए वाइट एलिफेंट बन चुकी हैं। क्वेश्चन इडियम नंबर 7, वुडन टच इट विद अ बार्ज पोल। ओके, किसी चीज़ को आप टच नहीं करेंगे एक बार्ज पोल के साथ भी। ये देखें, ये जो एक पोल नज़र आ रहा है आपको, ये लंबा सा, ये बार्ज पोल है। ठीक है, इसकी मतलब लेंथ होती है 9-10 फीट। और इस इडियम का मतलब ये है, इट इज़ यूज टू मीन दैट यू सर्टनली डू नॉट वांट टू बाय समथिंग और बी इन्वॉल्व विद समथिंग। इसका मतलब है कि आप किसी मामले में आप अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहते, आप उससे दूर रहना चाहते हैं, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो है डिनाई करने के लिए कहेंगे आई वुडंट टच इट विद अ बार्ज पोल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई विल इनकाउंटर द हैबिचुअल क्रिमिनल्स, आई रिप्लाइड आई वुडंट टच इट विद अ बार्ज पोल। जब मतलब कोई बंदा PPSC में या किसी भी जॉब में पुलिस के लिए स्पेशली इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यूअर ने उसे कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि बार बार मतलब जुर्म कर रहा है और बार बार जेल में आ रहा है और इंसान नहीं बन रहा, तो क्या आप उसको कत्ल कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे उसका? तो आगे से उस लड़के ने जवाब दिया होगा, आई रिप्लाइड आई वुडंट टच इट विद अ बार्ज पोल। भाई मैं तो इसको दूर दूर से भी टच नहीं करूँगा, मेरा क्या लेना देना है, कानून के कटहरे में लाऊंगा उसे, फिर उसके बाद जो कानून करेगा वही उसका फाइनल डिसीजन होगा। तो इसका ये मतलब है, आप कोई चीज़ या कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें आपको मतलब महसूस होता है कि गलत है, तो आप कहेंगे आई वुडंट टच इट विद अ बार्ज पोल। इडियम नंबर 8, एन एप्पल ऑफ वंस आई। ओके, एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये देखें सेब पे उसने आई बना दी है, तो इसका मीनिंग है द एप्पल ऑफ वंस आई डिस्क्राइब्स अ थिंग और पर्सन विच समवन लव्स अबव ऑल अदर्स, someone's favorite person or thing, a person or thing that he is proud of। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई बंदा हर चीज़ से ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, ठीक है, उसको फेवरेट रखता है, उसको अबव ऑल रखता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, तो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो किसी की एप्पल ऑफ वंस आई है। ठीक है, इसकी एग्जांपल बनेगी आफ्टर टॉपिंग PPSC। हाँ, ये एग्जांपल बड़ी अच्छी बनाई है। आफ्टर टॉपिंग PPSC बाय बाइंग पेपर्स, यहाँ पे ये यू नहीं है ना, बाय बाइंग पेपर्स मैनी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैव बिकम एप्पल ऑफ वंस आई। तो सही बात है, जब काफ़ी लोगों ने PPSC के पेपर बाय करके टॉप किया हुआ है, तो वो मतलब जहाँ पे उनके रिश्ते हुए हैं वो तो कहते होंगे जी हमारा बच्चा टॉपर है, जी हमारा बच्चा पहले नंबर पे है। आप पता नहीं है कि वो कैसे आया है, बस वो एप्पल ऑफ वंस आई, उनकी आंखों का वो सेब बन चुका है, एप्पल ऑफ वंस आई। इडियम नंबर 9, रेज द रूफ। रेज द रूफ। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस बाय प्लेइंग म्यूजिक, सेलिब्रेटिंग और शाउटिंग। ठीक है, आप जब इंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो आप जो मतलब शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ठीक है, जो आवाज़ आप मतलब ऊंची ऊंची आप निकालते हैं सारे दोस्त मिलके, तो उसको कहते हैं रेजिंग द रूफ। ठीक है, इसकी एग्जांपल बनेगी द क्राउड रेज द रूफ व्हेन द विनिंग गोल वाज स्कोर्ड। क्राउड रेज द रूफ व्हेन विनिंग गोल वाज स्कोर्ड, मतलब जब फाइनल गोल जो है स्कोर किया गया मैच जीतने वाला, तब क्राउड ने इतनी ज़्यादा नॉइज़ की कि हम उसे कह सकते हैं रेज द रूफ, द क्राउड रेज द रूफ। ठीक है, ये देखें, ये एग्जांपल है इसकी, देख सकते हैं पिक्चर से भी आप। आज का हमारा लास्ट इडियम है सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब है यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सनस लैक ऑफ डिसाइसिवनेस, न्यूट्रलिटी और हेजिटेंस टू चूज बिटवीन टू साइड्स इन एन आर्ग्यूमेंट और ए कंपटिशन और इनएबिलिटी टू डिसाइड ड्यू टू लैक ऑफ करेज। ठीक है, मतलब किसी बंदे की जो लैक ऑफ करेज है उसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या करे, यस या नो नहीं कर पा रहा, वो अपने आप को कोई किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है, वो फेंस के ऊपर बैठा है, ये सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब ना वो इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, कन्फ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। तो इसकी एग्जांपल बनेगी शी डिड नॉट नो वेदर टू से येस और नो टू द प्रपोजल, शी वाज सिटिंग ऑन द फेंस। तो लड़की को किसी ने प्रपोज किया तो वो सिटिंग ऑन द फेंस थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो येस के या नो के है, शी वाज परप्लेक्स। तो आज के हमारे जो इडियम है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।